हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर आशीष सब पे। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग करें एनसीईआरटी बोलते हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है साथियों क्या, कब, कहाँ और कैसे। साथियों, मुख्य रूप से हम लोग इस क्लास में क्या क्या जानने वाले हैं कि कोई सा भी घटना जब होती है, इतिहास किसे कहते हैं साथियों? बीते हुए काल को या बीते हुए समय को हम लोग इतिहास कहते हैं। तो जानेंगे कि क्या वो घटना कब हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई, इन सारे चीज़ों का आज की इस क्लास में साथियों जानेंगे। तो चलिए साथियों, देखते हैं आज की इस क्लास में हम लोगों को कैसे और क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए साथियों, यहाँ एक प्रश्न उठता है कि कैसे पता लगाएं कि आखिर यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ। साथियों, हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि हम लोग का कल क्या हुआ? तुम रेडियो सुनते हो, टेलीविज़न देखते हो या फिर अखबार पढ़ते हो? साथियों, कोई भी बोल देगा अगर कि आपको कि कल क्या हुआ था, तो आप लोग क्या बोलिएगा कि हाँ, कल मैं मामा के घर गया था, वहाँ पे मैंने ढेर सारी चीज़ें खाई, इधर उधर मैंने घूमने गया, नानी लोग के साथ मार्केट गया। तो आप लोग अभी तो बता दोगे, लेकिन साथियों कोई बोलेगा कि प्रूफ दो इसका, तो आप लोग प्रूफ कैसे दीजिएगा? तो साथियों देखिए, रेडियो से सुनकर या टेलीविज़न में रिकॉर्ड करके या अखबार में इसकी जानकारी देकर कि हम लोग कल नानी घर गए थे या नानी घर में ये चीज़ किए। तो इस प्रकार से साथियों हम लोग ये ज्ञात कर सकते हैं कि कल हम लोगों का क्या हुआ। आगे साथियों की साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जानते हैं? साथियों, हम लोग ये तो जान लेते हैं कि कल हम लोगों ने नानी घर गया, तो हम लोग दूसरे को बता सकते हैं कि हाँ, हम लोग कल नानी घर गए और नानी घर में हम लोग विभिन्न प्रकार की चीज़ें खाएं, मामा से मिले, नानी से मिले, मामी से मिले, ये सब चीज़ तो बता देते हैं दूसरे को। लेकिन अगर हम लोगों को बहुत बीते हुए साल को जानना है, यानी कि बहुत आज से हजारों लाखों अरबों करोड़ों वर्ष पहले अगर हम लोग को जानना है कि लोग क्या करते थे, कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, किस तरह के संगीत गाते थे, कहाँ रहते थे, उनका रहने का तरीका क्या था, बोलने का तरीका क्या था, इन सारी चीज़ों का जानकारी साथियों कैसे ले सकते हैं? क्योंकि मनुष्य तो अधिकतम कितना 60 वर्ष जीता है, तो उस समय का मनुष्य तो होगा नहीं जो कि हमको कहानी बता देगा। अब देखिए साथियों, आगे क्या कहता है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत का मतलब होता है साथियों बीते हुए समय। आखिर हम लोग बीते हुए समय को कैसे जान सकते हैं? तो कहता है कि अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते हैं, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटक आखेटक का मतलब होता है साथियों शिकार करना। पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों को जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता लगा सकते हैं कि उस समय के बच्चे कौन से खिलौने खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे। साथियों, हम लोग अतीत के बारे में जानकारी कैसे पता करते हैं? किसी पुस्तक से, कोई भी लेख से, या फिर साथियों इतिहासकार से हम लोग जान सकते हैं कि अतीत में हम लोग का क्या क्या हुआ था। तो देखिए, अतीत में हम लोग किन किन चीज़ों को जानते हैं, तो जानने का हम लोग प्रयास करते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं वो क्या खाते थे उस समय, कैसे कपड़े पहनते थे, वहाँ का संस्कृति कैसा था, कल्चर कैसा था, वो लोग शिकार कैसे करते थे, आखिर वो लोग कृषि कैसे करते थे, कौन कौन किसान थे, पशुपालन कैसे करते थे, उस समय के जो बच्चे थे वो कैसे थे, क्या बच्चे उस समय आज की तरह खिलौने खेलते थे, या आज जैसे हम लोग सॉन्ग वगैरह गीत सब गाना सब सुनते हैं क्या उस समय भी थे। इन्हीं सारी चीज़ों का जानकारी साथियों हम लोग को किसमें मिलता है? अतीत में मिलता है। अब देखिए आगे क्या कहता है।
आगे कहता है कि लोग कहाँ रहते थे। साथियों उस समय जो लोग हैं अतीत यानी कि आदि मानव सब जो लोग हैं साथियों वो कहाँ रहते थे। तो आइए देखते हैं कि आखिर उस समय के लोग जो है वो ज्यादातर कहाँ पे रहते हैं। कहता है साथियों कि नर्मदा नदी का आपको पता लगाना है, ये आपका काम है कि नर्मदा नदी कहाँ है। कहता है कि कई लाख वर्ष पहले लोग इसी नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों, जंगलों के अन्य उत्पादकों से यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का शिकार करते थे। आखेट का मतलब होता है साथियों जानवरों का शिकार करना या शिकार करना। अब देखिए साथियों लोग कहाँ रहते थे। उस समय ज्यादातर जो लोग हैं वो नर्मदा नदी के आसपास रहते थे। नर्मदा नदी पे आसपास ही क्यों रहते थे साथियों, क्योंकि देखिए मनुष्य को जीवन जीने के लिए जल की बहुत ही अत्यधिक आवश्यकता होती है। अगर जल नहीं रहेगा तो जीवन नहीं रहेगा। तो आदि मानव जो लोग रहते थे साथियों, प्रारंभिक मानव, वो ज्यादातर कहाँ रहते थे, तो ज्यादातर अपना निवास करते थे नदी के किनारे ही। क्योंकि नदी के किनारे साथियों बहुत सारे क्या होते थे, जानवर पानी की तलाश में आते थे, जिससे वो क्या कर सकते थे, अपना शिकार कर सकते थे, अपना भोजन उनका बना सकते थे। अब देखिए साथियों क्या कहता है आगे इसमें है कि अब तुम उत्तर पश्चिम की ओर सुलेमान और किर्थक की पहाड़ियों का पता लगाओ। कहता है साथियों कि उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किर्थक पहाड़ियों का पता लगाओ। देखते हैं किस लिए। कहता है कि इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं जैसे फसलों को उपजाना आरंभ किया था। देखिए साथियों आज हम लोग गेहूं और जौ खाते हैं। गेहूं से साथियों क्या रोटी वगैरह बनती है और जौ से भी बनाया जाता है रोटी सब। ये जो साथियों सबसे पहले कहाँ पर, सबसे पहले साथियों सुलेमान और किर्थक की पहाड़ियों पर उपजाया गया। कब, 8,000 वर्ष पहले। कौन उपजाए थे, स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर गेहूं और जो पहला फसल था साथियों जो कि गेहूं और फसल उपजाया गया। एग्जाम में पूछेगा कि ऐसा कौन सा फसल है जिसको सबसे पहले मनुष्य ने उपजाया, तो आप लोग बोलिएगा गेहूं और जौ। बोलेगा कब उपजाया, तो बोलिएगा 8,000 वर्ष पूर्व। कब, 8,000 वर्ष पूर्व। कहता है कि उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालना शुरू किया था। लोग गांव में रहते थे। उस समय साथियों कौन कौन से जानवर पाले जाते थे, भेड़, गाय, बकरी, बैल, ये सब जानवर क्या करते थे, पाले जाते थे। और वो ज्यादातर कहाँ रहते थे, गांव में रहते थे। कहता है कि उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ ऐसे स्थान थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वो स्थान विंध्य के उत्तर में थे। अब देखिए साथियों गेहूं और जौ तो उपजा गया। अब उपजाया क्या, अब यहाँ पे आया साथियों कृषि का विकास। कृषि का विकास हुआ। जब कृषि का विकास हुआ तो साथियों सबसे पहले इसमें चावल उपजाया गया। क्या उपजाया गया, चावल उपजाया गया, जो कि कहाँ, विंध्य के उत्तर में उपजाया गया। कहाँ, विंध्य के उत्तर में उपजाया गया। इस जगह का नाम है साथियों गारो तथा मध्य प्रदेश। कहाँ, गारो तथा मध्य भारत के पहाड़ियों में उपजाया गया। अब देखिए साथियों मैप में हम लोग देखते हैं कि आखिर ये गारो और मध्य विद्वान जो है ये कहाँ पर है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग साथियों सुलेमान और किर्थक की पहाड़ियों। कहाँ देखते हैं, सुलेमान और किर्थक की पहाड़ियों। तो देखिए साथियों ये हम लोग का पाकिस्तान का इलाका है। तो ये पाकिस्तान के इलाके में सुलेमान मिल गया, सुलेमान पहाड़ी। अब देखिए किर्थर हम लोग ढूंढते हैं। ये सतलुज नदी है साथियों और ये हुआ किर्थर। सुलेमान और किर्थर की पहाड़ियों पे सबसे पहले गेहूं और जौ उपजाया गया। उसके बाद साथियों बिंद के उत्तर में कहाँ है, बिंद देखते हैं चलिए। देखिए बिंद के उत्तर और गारो में क्या उपजाया गया, चावल उपजाया गया। देखते साथियों गारो कहाँ पर है।
चलिए आगे मैप में मिल जाएगा गारो कहाँ पर है। ये सब चीज साथियों आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए क्या बोलता है यहाँ पे, कहता है साथियों आगे क्या कहता है कि मानचित्र पर सिंधु नदी तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाएं का प्रयास करें। देखिए साथियों सिंधु नदी कहाँ पर है, मैं दिखा देता हूँ मैप में। देखिए सिंधु नदी, ये देखिए साथियों ये हम लोग का रहा सिंधु नदी। इसकी सहायक नदियों का आपको पता लगाना है कि इससे मुख्य मार्ग से कौन कौन सी नदी आसपास की नदी है, इसके बारे में साथियों आपको पता लगाना है। अब देखिए साथियों आगे क्या कहता है। अब देखिए सहायक नदी के बारे में हम लोग जानते हैं कि सहायक नदी किसे कहते हैं। कहता है कि जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है उसे हम लोग सहायक नदी कहते हैं। सहायक नदी किसे कहते हैं, जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। जैसे सिंधु नदी हुआ साथियों, तो सिंधु नदी किस में मिल जाती है, जा करके अरब सागर में मिल जाती है या बंगाल की खाड़ी में। तो ऐसे में क्या कहलाएगा, बंगाल की खाड़ी साथियों एक सहायक नदी कहला जाएगा। कैसा, सहायक नदी कहलाएगा। आगे कहता है कि लगभग 47 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे। साथियों आज से 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे आरंभिक जो मानव थे, यानी कि हमारे पूर्वज यहीं पे अपना जीवन व्यतीत किए थे। उसके बाद गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटीय इलाकों में नगरों का विकास हुआ लगभग 2500 वर्ष पूर्व। यानी कि देखिए साथियों सबसे पहले ये जो सभ्यता विकसित हुई थी, तो सबसे पहले साथियों सिंधु नदी के किनारे लोगों ने रहना शुरू किया। उसके बाद लोगों ने गंगा नदी के किनारे अपना जीवन व्यतीत किया। कितना साल पहले, लगभग 2500 वर्ष पहले गंगा नदी के किनारे लोग रहते थे। ऐसे आज भी रहते हैं, लेकिन साथियों उस समय भी लोग रहते थे। अब देखिए आगे क्या कहता है। आगे कहता है कि गंगा तथा इसकी सहायक नदियों सोन का पता लगाओ। गंगा और इसकी सहायक नदी एवं सोन नदी का पता लगाना है आपको। कहता है कि गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, जो कि वर्तमान मगध अभी किसको बोलते हैं, अभी हमारे बिहार को साथियों मगध के नाम से जाना जाता था। उस समय उसमें हम लोग बिहार नहीं बोलते थे, उसमें हम लोग इसे मगध बोलते थे। उस समय साथियों बिहार को मगध के नाम से जाना जाता था। अब देखिए पटना को उस समय साथियों पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। किसका, पाटलिपुत्र के नाम से। कहता है कि इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना हुई। क्या हुआ साथियों कि उस समय मगध में, यानी कि आज के हमारे बिहार में एक बहुत शक्तिशाली राजा ने अपना जीवन और साम्राज्य वहां पर बनाया। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा, कभी कभी हिमाचल प्रदेश जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण जोखिम भरी थी। फिर भी ये मात्राएं क्या होता था, ये यात्राएं के लिए असंभव नहीं था। अतः कभी कभी लोग काम की तलाश में तो कहीं प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापार कभी कभी काफिल में तो कभी कभी जगहों क्या होता था, अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। अब देखिए आगे क्या कहता है। कहता है कि धार्मिक गुरु लोगों ने शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकता की यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं से लोग एक दूसरे के विचार को जानने का अवसर प्राप्त करते थे। अब देखिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे और कुछ लोग ऐसे थे कि उनके मन में चलता था कि आखिर दूसरे देश में किस प्रकार का कल्चर है,
क्यों ना हम अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में चले जाएं, वहाँ का रीति रिवाज रहन सहन जानने का प्रयास करें। कुछ लोग क्या करते थे साथियों, युद्ध के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे तो कुछ क्या करते थे, जहाज के सहारे एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की ओर जाते थे। इससे क्या होता था साथियों कि अलग अलग देशों में क्या होता था कि आने जाने से लोगों का बोल चाल, रहने सहने, खाने पीने का चीज जो थी, सारे चीजों में क्या हुआ, परिवर्तन होता गया। अब देखिए साथियों आगे क्या कहता है। देखिए कहाँ भाग गया। कहता है कि आज लोग यात्रा क्यों करते हैं। आज यात्रा का मतलब होता है साथियों एक स्थान से दूसरे स्थान जो व्यक्ति जाते हैं उसे हम लोग यात्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान कहीं पे चले गए तो उसे हम लोग बोलते हैं यात्रा। तो कहता है कि आज लोग यात्रा क्यों करते हैं। एक बार फिर से मानचित्र वन को देखने बोलता है। पहाड़ियों, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा करते रहे। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों ने इस आवासों को हमारी संस्कृत परंपराओं को समृद्ध कर दिया। क्या किया साथियों कि लोगों ने एक स्थान से दूसरे स्थान आए। कुछ लोगों ने क्या किया कि महाद्वीप को पार करके आए, लेकिन महाद्वीप को फिर से पार करना असंभव लगा। इसलिए क्या किया साथियों कि जिस महाद्वीप को वो लोग पहले पार किए वही महाद्वीप पे अपना जीवन व्यतीत कर दिए थे। अब देखते हैं साथियों आगे क्या कहता है। कहता है कि कई सौ वर्ष से लोग पत्थर की तला से संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए तरीके के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। क्या कहता है साथियों कि हजार लाखों करोड़ अरबों वर्ष तक मनुष्य जो है क्या किया, एक दूसरे को देख देख कर सीखता रहा कि वो कैसे खाना बनाता है, कैसे बोलता है, अपना जीवन कैसे व्यतीत करता है, कैसे वो संगीत गाता है, कैसे एक दूसरे के विचारों को अपनाता है। इन सारी चीजों का सीखते गया और सीखते सीखते साथियों आज 2026 में ऐसा हो गया है कि आजकल एआई का जमाना हो गया, रोबोट आ गया है। टेक्नोलॉजी इतना विकसित हो गया साथियों कि उस समय लोग क्या करते थे, ठीक ढंग से खाना खाने भी नहीं जानते थे। और आज देखिए साथियों लोग कहाँ तक पहुंच गए, मंगल ग्रह तक पहुंच गए हैं। कोई नहीं जानता था कि ये मानव ही जो है अपने आप को विकास के क्षेत्र में परिवर्तन करते जाएंगे और आज मंगल जैसे ग्रह, चांद पर जैसे ग्रह की और क्या करेंगे, पढ़ लिख कर इतना आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए साथियों आता है कि हमारा देश, क्या आता है कि देश के नाम। आप लोग जानते हैं साथियों कि इंडिया जो है, इंडिया, हिंदुस्तान, आखिर इसका नाम कैसे पड़ा। आप अपने घर में आपका नाम होगा, कुछ भी नाम होगा, ठीक है, तो आप तो जानते हैं कि आपका नाम जो है वो कौन दिया, मम्मी पापा दिए या फिर कोई रिलेशन दिया। तो आखिर ये इंडिया, भारत का नाम कौन दिया, नाम कैसे पड़ा, चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। कहता है कि अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, करते हैं, इंडिया बोलते हैं, इंग्लिश में इंडिया बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में हिंदुस्तान बोलते हैं, भारत बोलते हैं। कहता है कि इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया शब्द किससे, इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडस को साथियों हम लोग संस्कृत में सिंधु कहते हैं। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। साथियों आपको क्या करना है, वर्ल्ड मैप लेना है, उसमें एक देश ईरान और दूसरा देश यूनान का पता लगाना है।
लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा। अब देखिए साथियों, क्या हुआ था कि उत्तर पश्चिम की ओर से कुछ लोग ईरान से आए और कुछ लोग यूनान से आए। तो वो जो इंडिया जो थे ना, आसपास की जो भूमि, हिंदू जो शब्द था ना साथियों, जिसको कि सिंधु बोलते थे, सिंधु, सिंधु को वो लोग उच्चारण नहीं कर पाता था, क्योंकि क्योंकि उसका जो जीव था ना साथियों, तुतलाता था। क्या होता था? तुतलाता था, जिससे कि सिंधु को इंदुस इंदुस कहता था। तो इंदुस इंदुस कहते कहते इंदुस से मतलब हो गया इंडिया निकल गया। इसी से हम लोग का नाम क्या निकला? इंडिया निकला। कब निकला साथियों? 2500 वर्ष पूर्व। आपको देखिए ये लाइन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये लाइन नोट कीजिएगा साथियों, जहां से मैं मार्क करना हूं, ये लाइन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब देखिए एक कहानी और आता है। आपके घर में माता पिता तो नाम रख दिए, लेकिन कोई कोई घर में क्या होता है कि उसका बुआ नाम रख देता है, कोई चाचा रख देता है, तो कोई क्या करती, उसकी आंटी नाम रख देती थी। ठीक उसी प्रकार हम लोग का इंडिया के साथ भी हुआ, यानी कि भारत के साथ भी। मम्मी पापा तो नाम रख दिए साथियों इंडिया, लेकिन बोलता है कि दूसरा आदमी कि भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक, देखते हैं आगे, संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलती है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अब देखिए साथियों, अब हम लोग का आया कि भारत नाम का प्रयोग कैसे हुआ। इंडिया शब्द तो जान गए कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों का जो है जीव पलटाता नहीं था, वो तुतला थे, तो उन्होंने इंडिया बोल दिया आसपास की भूमि को। लेकिन आखिर भारत नाम कैसे पड़ा? तो देखिए साथियों, कहता है कि भारत का प्रयोग उत्तर पश्चिम में जो लोग रहते थे ना, उनके एक समूह के लिए किया जाता था। और इस समूह का जो है प्रमाण कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद आप लोग पढ़िएगा तो उसमें भरत नाम का उल्लेख मिलता है कि भरत नाम का एक राजा था, उसका पुत्र का नाम भारत, ऐसे कुछ पढ़ा। ठीक है साथियों, जब आप लोग ऋग्वेद पढ़िएगा तो उसमें इसका उल्लेख दिया गया है। ये कब का बात है साथियों? 3500 वर्ष पूर्व का बात है। कब का बात? 3500 वर्ष पूर्व का बात। अब देखिए आगे जानते हैं कि आगे क्या है। अब आगे कहता है कि अतीत के बारे में कैसे जानें। फिर बोलता है कि आखिर बीते हुए समय को हम लोग किस प्रकार जान सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। अंग्रेजी में पांडुलिपि को प्रयुक्त होने वाली ये मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन भाषा मैन्यू से निकला, जिसका अर्थ होता है हाथ से निकलना। ये पांडुलिपि प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। अब देखिए साथियों, अतीत की जानकारी हम लोग किन किन तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं। इसने बोला कि हम लोग पुस्तकों को पढ़कर जानकारी प्राप्त कर सकते थे। जैसे पुस्तक में हम लोग का उस समय किताब नहीं चलता था, तो उस समय क्या चलता था कि ताड़ का जो पत्ता होता था ना, तो उसमें लिखा जाता था। जैसे कोई विशेष बात हो गया, जैसे कि राजा के घर में आज उसका पुत्र जन्मा, तो लिखाएगा कि फलना राजा के घर में फलना पुत्र जन्मा, उसका नाम पता सारा चीज उसमें रिकॉर्ड किया जाएगा। इस प्रकार होता था। अब देखिए इसे को कि क्या पांडुलिपि कहता था। तो पांडुलिपि साथियों, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में इसको मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। मैन्यू का अर्थ यहाँ पे कहता है कि हाथ से निकला है। ये जो मैन्यू शब्द निकला है साथियों, इसका मतलब होता है हाथ से निकलना। अब देखिए ये जो ताड़ पत्र होता था, ये कैसे बनाया जाता था? कैसे बनाया जाता था कि
ताड़पत्र क्या होता था, हिमालय क्षेत्र में उगते थे। कहाँ उगते थे, हिमालय क्षेत्र में। एक भुर्ज नामक पेड़ की छाल, क्या क्या होता था कि एक भुर्ज नामक पेड़ की जो छाल होती थी ना साथियों, उसको छाल को काट कर इसमें कुछ केमिकल सब मिला करके इसे विशेष भोजपत्र पर क्या किया जाता था, तैयार किया जाता था। उसके बाद ये पांडुलिपि बन गया। चलिए अब आगे देखते हैं साथियों। ये देखिए एक पांडुलिपि का चित्र दिया गया है आपके एनसीईआरटी में। कैसा है ये देखिए, इसका शब्द साथियों कैसा है, बड़ा ही अद्भुत है। अब देखिए यहाँ पे एक बात कहा गया, कहता है कि ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपियों की एक पृष्ठभूमि यानी कि सूची बनाना है। अब देखते हैं आगे क्या बोलता है साथियों। देखिए एक बार क्लास को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लास में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। कहता है कि इतने वर्षों में इसमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दिए गए। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और विवाहों में प्राप्त होते हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यापारों, राजाओं के जीवन, औषधियां, विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी है। इससे कई संस्कृत में लिखे हुए हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में प्राकृतिक भाषा लिखा गया है हम लोग। अब देखिए साथियों, कहता है कि ये पांडुलिपियों को कुछ कुछ को कीड़े मकोड़े ने खा लिया, क्योंकि ये इतना साल पुराना है कि क्या हुआ, नष्ट हो गया। इसमें कौन कौन सी चीज लिखी जाती थी, तो देखिए इसमें लिखा जाता था साथियों, मुख्य रूप से लिखा जाता था मंदिर में क्या हुआ, विवाहों में क्या हुआ, इन सारी चीजों को प्राप्त किया जाता था। जैसे कि राजा के जीवन के बारे में, औषधि, औषधि का मतलब होता था, अभी डॉक्टर जो होते हैं ना, उस समय औषधि का, पेड़ पौधे का प्रयोग करते थे। विज्ञान के बारे में लिखा जाता था। उसके बाद साथियों लिखा जाता था किसके बारे में, महाकाव्य हो गया, नाटक हो गया, ये सब चीजों का जानकारी पांडुलिपि में दी जाती थी। ये साथियों संस्कृत में लिखा जाता था, फिर इसे बाद में प्राकृतिक भाषा में लिखा गया, यानी ट्रांसलेट करके इसे क्या, प्राकृतिक भाषा में लिखा गया। कहता है कि हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण भाग जाता है उत्कीर्ण करवाएं। उदाहरण सहित शासन लड़ाइयों में उत्तुर्ज विजय का लेख चोखा चोखा नोखा चोखा। क्या कहता है साथियों कि पहले तो ताड़ के पत्र पर लिखी जाती थी, लेकिन अब आ गया पत्थर। अब क्या चीज में लिखा जाता था साथियों, कुछ समय बीता तो उस समय पत्थर पर लिखा जाना। तो जो पत्थर पे लिखा जाता है उसे हम लोग अभिलेख कहते हैं, और जो ताड़ के पत्र पर लिखा जाता था उसे उसे हम लोग पांडुलिपि कहते थे। दोनों शब्द साथियों अलग अलग है। ताड़ के पत्तों पर जो लिखा जाता था उसे हम लोग पांडुलिपि कहते थे। जो अभिलेख, जैसे कि जो पत्थर पर लिखा जाता था उसे हम लोग अभिलेख कहते थे। कुछ राजा क्या करते थे कि अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर कोई बात अगर बोलवाना है तो क्या करते थे, अपना मंत्री को बुलाएं, और जो उस समय लिखते थे पत्थर पर उसको बुलाएं, तो पत्थर से छेनी हथौड़ी के माध्यम से अपना तारीफ लिखाते थे ताकि एक लंबे समय तक चल सके। पत्थर को ना ही साथियों जंग लगता है, ना ही उसे कीड़े मकोड़े खा सकते हैं, और ना ही उसमें कुछ हो सकता था। तो पत्थर क्या था, बहुत लंबे समय तक चल सकता था। आज हम लोग जितने प्रकार की इतिहास का जो कहानी साथियों जानते हैं, अधिकतम हम लोग को किससे प्राप्त हुआ है,
अभिलेख से प्राप्त हुआ है। अभिलेख में जैसे कि पत्थर हो गया साथियों, ताम्र पत्र हो गया, ये सब सारी चीजों की जानकारी हम लोग को देखने को मिलती है। अब देखिए साथियों क्या कहता है यहाँ पे, कहता है क्या कि क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखने के लिए क्या लाभ थे, ऐसा करने में क्या क्या कठिनाई आती है। बोलता है कि आखिर अभिलेख जो कठोर सतह पर लिखी जाती थी उसका लिखना क्यों है, आखिर ऐसा लिखने से हम लोग को क्या लाभ होता है और इसमें क्या क्या चीज की कठिनाई होती है, ये बात आप लोग कमेंट में बताइएगा। देखिए साथियों, ये एक आपके एनसीईआरटी में चित्र दिया गया है अभिलेख का। ये अभिलेख है जिसमें पत्थर से छेनी हथौड़ी के माध्यम से उत्कीर्ण किया गया है। अब देखिए आगे क्या कहता है साथियों, आगे इसमें कहता है क्या कि इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती है। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्व कहलाता है। साथियों, अतीत में कोई वस्तु बनी और उसका हम लोग अध्ययन किए, जैसे कि विज्ञान, कोई साइंटिस्ट क्या क्या पढ़ लिख करके एक चीज का आविष्कार किया तो वो चीज उसके नाम पर रखा गया। ठीक उसी प्रकार साथियों क्या होता था कि जो व्यक्ति इसका प्रयोग करता था और इसे क्या कहता अध्ययन के लिए उपयोग किया जाता था उसे हम लोग पुरातत्वविद कहते थे। पुरातत्व पत्थर ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्र तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, ये क्या क्या चीज का अध्ययन करते थे, जैसे कि इनको औजार मिल गया, पत्थर मिल गया, हथियार मिल गया, इन सारी चीजों से ये पता लगा लेते थे कि ये वस्तु कितनी साल पुरानी है और कब की है। अब देखिए साथियों, कुछ वस्तुएं हैं जो कि पुरानी है, जैसे कि ये घैला टाइप का दिखता है, ये शायद पत्थर का आधा टुकड़ा है, ये भी पत्थर का आधा टुकड़ा दिख रहा है। अब कहता है कि एक प्राचीन नगर में प्राप्त हुआ है, जैसे कि 4700 वर्ष पूर्व एक पुरानी चांदी का सिक्का है। ये चांदी का सिक्का है साथियों, कब प्राप्त हुआ है, 4700 वर्ष पूर्व। कहता है कि सिक्के का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्के कैसे हैं और पहले कैसे होते थे, इसके बारे में आपको कमेंट में बताना है। आज जो सिक्का और ये दोनों जो अभी का सिक्का में क्या अंतर है, ये बात आपको कमेंट में बताना है। क्या करना है साथियों, ये बात आपको कमेंट में बताना है। अब देखिए आगे क्या कहता है, देखिए इसमें कहता है आगे कि सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर की पक्की मिट्टी तथा कुछ धातुओं की बनी हो सकती थी। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले थे। पुरातत्वविदों जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते थे। उनसे यह जानने की मदद मिलती थी कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते थे। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते तो वे जले हुए रूप में बचे होते थे। क्या करते थे साथियों कि मछली का टुकड़ा हो गया, जानवरों का खाल हो गया, उनकी हड्डी हो गया, इन सारी चीजों से पुरातत्व जो आदमी थे, व्यक्ति थे, वो इन सारी चीजों से उनका पता लगाते थे। अब आगे कहता है कि क्या पुरातत्वविद को बधुआओं को कपड़े के अवशेष मिलते थे। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं कि जो अतीत का अध्ययन करते हैं, स्रोत के प्राप्त होते हैं। अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों को सहायक से भी हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत की जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या करते साथियों, पुरातत्वविद जो है विभिन्न प्रकार के स्रोतों के माध्यम से चीजों का उपयोग करते हैं और पता लगाते हैं। स्रोत के बारे में साथियों हम लोग अपने अगली क्लास में पढ़ेंगे।
अगर आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 में दिया होगा स्रोत के बारे में, तो हम लोग अपने अगले क्लास में स्रोत के बारे में जानेंगे। अतीत एक या अनेक, अतीत एक है या अनेक? क्या तुम इन पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसे शब्द का तथ्य क्या होता है, देखते हैं। तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है। अलग अलग समूह के लोगों के लिए अतीत के अलग अलग मायने मनते। उदाहरण के लिए पशुओं, पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यापारियों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान निकोबार के अधिकांश लोग अपना भोजन मछली पकड़ना कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहर में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में विद्यमान है। क्या होता है साथियों कि आज का जीवन और पिछले जीवन अतीत की तुलना यहाँ पे बताया जा रहा है कि अभी हम लोग क्या करते हैं कि ज्यादातर शहर वाले लोग जो होते हैं वो गांव वाले लोगों पर निर्भर करते हैं। कैसे करते हैं? अगर हमारे किसान भाई लोग खेत में फसल बोना बंद कर दें तो आज हम लोग भूखा मर जाएंगे, क्योंकि हम लोग को अनाज मिलेगा ही नहीं तो हम लोग अपना भोजन कहाँ से करेंगे। इसलिए हम लोगों को किसान भाई का शुक्रगुजार करना चाहिए कि किसान भाई हैं तो हम लोग हैं, अन्यथा हम लोग कुछ भी नहीं हैं। अब देखिए साथियों आगे क्या कहता है। आगे इसमें कहता है कि इसके अतिरिक्त एक अन्य भेद है। उस समय शासन अपनी विजय का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मुहरों, संग्रह, कृषक अपना अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं करते हैं। पुरातत्व की सहायता से हम अपने जीवन को जानने में मदद मिलते हैं। हालांकि अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। साथियों उस समय क्या होता था कि आज भी होता है कि गरीब लोगों को दबाया जाता है और अमीर लोग को ऊपर उठाया जाता है। ऐसा क्यों? राजा लोग जो उस समय रहते थे तो उनका जो जो चीज था, जैसे उनका तलवार हो गया, उनके घर में जब कोई बच्चा जन्म लिया तो उनके बारे में पांडुलिपि या अभिलेख में क्या किया जाता था, नाम दर्ज करा दिया जाता था। जिससे क्या होता था कि आज में हम लोग राजा, महाराजा, राजा का बेटा, राजा की पुत्री, इन सारी चीजों का ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्या उस समय जो नॉर्मल व्यक्ति थे इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस समय जो आदमी थे वो अपना जानकारी कैसे देते? क्योंकि उनके पास साधन नहीं था। आज भी अगर साथियों बाय चांस कभी भी पृथ्वी का विनाश हो गया तो आम आदमी जो है वो अपना जीवन का परिचय कभी भी आने वाला जो अगला भविष्य होगा उसको कभी भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो इस बात को जान ही नहीं सकते हैं कि हम लोग कैसे देंगे। बड़े बड़े जो लोग हो गए उनकी जानकारी मिल जाएगी, जैसे फाइलों में उनकी जानकारी मिलेगी, बहुत सारे पुस्तक में हैं उनकी जानकारी मिल जाएगी, लेकिन आम जनता जो है इसके बारे में जानकारी नहीं बनेगी। तो इसलिए साथियों अभी भी मौका है आप लोग को जागरूक बनने का। आप लोग जागरूक बनिएगा तभी क्या होगा कि बाय चांस अगर कुछ होगा तो आपका भी नाम आने वाला जो पीढ़ी है वो लेगा। इसलिए आप लोग जागरूक बनिए। अब देखिए साथियों एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज आया है कि तिथि का मतलब क्या होता है। तिथि का मतलब होता है साथियों समय, टाइम। आज हम लोग बोलते हैं कि 2026 है। आखिर ये 2026 कहाँ हुआ, कैसे आया, आखिर इसको लाने का तरीका क्या था, मतलब क्या है? ये 2026 है, फिर 25, 24, 23, ये कितना पीछे गया या फिर कितना आगे आया? क्या ये 2026
0 से स्टार्ट हुआ है या फिर साथियों 1 से स्टार्ट हुआ है या फिर 1000 से स्टार्ट हुआ है। इन सारे प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो देखिए, कहता है कि अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे 2000 या इसी तरह कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की गणना ईसा धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। साथियों, वर्ष का जो जन्म है ये ईसा मसीह के जन्म से आया है। अतः 2000 वर्ष कहने का कथन है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद आज हम लोग बोलते हैं 2026। 2026 का मतलब होता है कि हम लोग 2026 वर्ष पूर्व ईसा मसीह को बीते हुए हो गया है। कहता है आगे क्या कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व सभी तिथियां ईसवी पूर्व से लिखा जाती है। देखिए, ईसा मसीह का जन्म जिस समय हुआ उसके मान के रखिए कि ईसा मसीह का जन्म हुआ साथियों कितना में? 1 में जन्म हुआ। कब हुआ? 1 में हुआ। 1 में नहीं समझिएगा। देखिए, मान के रखिए कि ईसा मसीह का जन्म हुआ 10 में हुआ। कब हुआ? 10 में हुआ। जो 10 के पूर्व क्या आता है? 9 आता है, 8 आता है, 7 आता है। तो इसके जो पूर्व का जो तारीख होगा इसको हम लोग बोलेंगे 10 वर्ष पूर्व। क्या बोलेंगे? 10 वर्ष पूर्व। उसके बाद इसके जो आगे वाला जो आएगा, जैसे 10 के बाद क्या आता है? 11, 12, तो बोलेंगे 11 वर्ष ईस्वी से 11 ईस्वी, 12 ईस्वी, 13 ईस्वी। इस प्रकार हम लोग बोलेंगे। यानी कि 9 ईस्वी पूर्व और 10 ईस्वी के पहले जो आएगा, 10 ईस्वी के पहले क्या आएगा? 11 आएगा, तो इसे हम लोग 11 ईस्वी बोलेंगे। और जो पीछे आएगा उसे हम लोग बोलेंगे ईस्वी पूर्व। देखिए, 10 हो गया, 10 के बाद क्या आता है? 11 आता है। 10 के पहले क्या आता है? 9 आता है। 9 को बोलेंगे साथियों ईस्वी पूर्व। क्या बोलेंगे? ईस्वी पूर्व। और जो 10 के बाद आएगा उसको सिर्फ ईस्वी बोलेंगे। समझ गए आप लोग? अब देखिए आगे इसमें क्या कहता है साथियों। मात्र थोड़ा सा है, उसके बाद खत्म हो जाएगा, ठीक ना। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व सभी तिथियां ईस्वी पूर्व के रूप में मानी जाती है। इस पुस्तक में 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथि की उल्लेख करने बोल रहा है। यहाँ बोलता है साथियों कि 2000 को मानने के लिए। अब देखिए, आपका जो बुक है वो खत्म हो गया है। एक चीज इसमें यहाँ बताया जा रहा है जो कि मैं आपको डिटेल से एकदम तुरंत बता दूंगा। देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक मुख्य बातें क्या कहा गया है। देखिए, कहता है एक शब्द आया साथियों ईस्वी, दूसरा शब्द आया ईस्वी पूर्व। ईस्वी को साथियों हम लोग क्या बोलते हैं? ईस्वी को साथियों हम लोग बोलते हैं एडी, और इसको हम लोग बोलते हैं बीसी। क्या बोलते हैं? बीसी। देखिए, यहाँ लिखा हुआ भी है आपके एनसीईआरटी में। देखिए, ईस्वी पूर्व को क्या बोलते हैं? बीसी बोलते हैं। उसके बाद साथियों जिसको कि बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। क्या होता है? बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ईस्वी पूर्व को इंग्लिश में जहां भी बी और सी दिखे, क्या दिखे? बी और सी, समझिएगा वो ईस्वी पूर्व है। अब देखिए, जहां कहीं भी एडी दिखेगा, जहां कहीं साथियों ए और डी दिखेगा, जिसको हम लोग ईस्वी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईस्वी। जैसे कि 2026 अभी कौन सा ईस्वी चल रहा है? 2026 चल रहा है। 2026 तो हम लोग क्या बोलेंगे साथियों? 2026 एसी, इस प्रकार बोल देंगे। चलिए, यही बात बताया गया है। तो साथियों क्लास यहाँ पूरा समाप्त होता है। हम लोग अपने अगले क्लास में क्या चीज पढ़ेंगे? क्वेश्चन आंसर। क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन आंसर। देखिए, इन सारे प्रश्नों का साथियों हम लोग
अगले क्लास में जानकारी लेंगे। एक बार क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में इन सारे प्रश्नों का साथ साथियों। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।